चलिए आज चलते हैं समय में पीछे और समझते हैं शासन की उस नींव को जिसे हजारों साल पहले प्राचीन भारत में तैयार किया गया था। कह सकते हैं कि ये एक स्थिर समाज का पहला ब्लूप्रिंट था। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम शासन के उन बुनियादी सिद्धांतों को जानेंगे जो हजारों साल पहले प्राचीन भारत में विकसित हुए थे और आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं। जब भी हम शासन की बात करते हैं तो अक्सर एक राजा का ख्याल आता है ना? लेकिन प्राचीन भारत में सम्राट की शक्ति असीमित नहीं थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा से बंधी हुई थी। हाँ, ये बात तो सही है कि उस दौर में ज्यादातर राजशाही ही थी। मतलब राजा ही सब कुछ था। कानून, व्यवस्था, प्रजा की भलाई, सबकी जिम्मेदारी उसी पर थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। राजा की शक्ति असीमित नहीं थी। उसकी शक्ति एक बहुत ही गहरे कर्तव्य से बंधी थी जिसे धर्म कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि राजा सिर्फ शासक नहीं बल्कि समाज का रक्षक और सेवक भी है। और देखिए, शासन का ये जो तरीका था वो कोई पत्थर की लकीर नहीं था। ये समय के साथ बदलता रहा, विकसित होता रहा। वैदिक काल में जहां कबीलाई संगठन थे, वहीं मौर्य साम्राज्य ने एक विशाल केंद्रीकृत प्रशासन खड़ा किया। और फिर गुप्त काल में शासन थोड़ा विकेंद्रीकृत हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारी शक्ति बस राजा के ही हाथ में थी? क्या आम लोगों की कोई आवाज नहीं थी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में प्राचीन भारत में एक जबरदस्त लोकतांत्रिक भावना भी मौजूद थी। सोचिए, उस समय एक साथ दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी। एक तरफ तो मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्य थे जहां राजा ही अंतिम फैसला लेता था। लेकिन दूसरी तरफ वैशाली जैसे मशहूर गणतंत्र भी थे जहां चुने हुए प्रतिनिधि आपस में बहस करके फैसले लेते थे। कमाल की बात है ना? और मजे की बात यह है कि राजतंत्र में भी राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसे सलाह देने के लिए कई सभाएं होती थीं, जैसे विदत जो आम मामलों को देखती थी, सभा जिसमें बड़े बुजुर्ग और खास लोग होते थे, और समिति जिसमें आम लोगों की भी भागीदारी होती थी। और ये जो लोकतंत्र की भावना थी ना, ये सिर्फ बड़े शहरों या राजधानियों तक सीमित नहीं थी। ये तो गांव-गांव तक फैली हुई थी। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है पंचायतें। 5 लोगों की ये परिषदें ही असल में जमीनी स्तर पर शासन और न्याय की रीढ़ हुआ करती थी। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े साम्राज्य, इतनी जटिल व्यवस्थाएं, आखिर ये सब चलता कैसे था? रोजमर्रा का कामकाज कैसे मैनेज होता था? इस सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब हमें मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये तो समझिए कि स्टेट चलाने का एक पूरा मैनुअल है, एक मास्टर क्लास जिसमें शासन से लेकर कूटनीति और युद्ध नीति तक सब कुछ बताया गया है। और इन सिद्धांतों को अगर किसी ने सबसे बड़े पैमाने पर लागू करके दिखाया तो वो था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासकों ने एक ऐसी विशाल और कुशल प्रशासनिक मशीनरी बनाई जो उस जमाने के हिसाब से वाकई हैरान करने वाली थी। देखिए, ये सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज था। सबसे ऊपर राजा यानी स्वामिन, उनकी मदद के लिए भरोसेमंद मंत्री जिन्हें अमात्य कहा जाता था। फिर साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों को संभालने के लिए प्रांतीय गवर्नर, और सबसे नीचे प्रशासन की सबसे बुनियादी इकाई यानी गांव के प्रधान। इसी ढांचे की वजह से इतना बड़ा साम्राज्य ठीक से चल पाता था। ठीक है, तो ये सब तो हो गई इतिहास की बातें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन प्राचीन व्यवस्थाओं का आज के ज़माने में क्या मतलब है? ये आज भी क्यों मायने रखती हैं? इनकी गूंज आज भी बहुत साफ सुनाई देती है। आज की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो उन्हीं पुरानी पंचायतों का ही तो एक नया रूप है। और जो एक शासक के धर्म या कर्तव्य की बात हमने की थी, वही सोच आज संवैधानिक कर्तव्यों और पब्लिक सर्विस की अवधारणा में जिंदा है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारत की विरासत सिर्फ कुछ पुरानी कहानियां नहीं है। ये कर्तव्य, लोगों की भागीदारी और एक कुशल शासन चलाने की कला, इन सब विचारों का एक ऐसा संगम है जो आज भी भारत की राजनीतिक व्यवस्था की जड़ों को सींच रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कर्तव्य पर आधारित नेतृत्व और समुदाय पर आधारित शासन के ये जो प्राचीन विचार हैं, क्या ये हमारे आज के समाज और भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं?